गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दैट बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स ओके बाय सौरभ यादव। और जो पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दैट मिनरल एंड न्यूट्रिशन, उस चैप्टर में हम लोग डील कर रहे थे और लगभग 10 लेक्चर हो चुके थे, तो मैंने सोचा उसको कंटिन्यू करते हैं और ताकि जल्दी से जल्दी उसको फिनिश करें ताकि आपको आसानी से ये चैप्टर मिल सके। और दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो काइंडली ट्यून करें मेरे चैनल के साथ में। तो देखते हैं द मिनरल एंड न्यूट्रिशन पार्ट जो बाकी रह गया था। कुछ रोल्स हमने पढ़ लिए थे कुछ एलिमेंट्स के और कुछ एलिमेंट्स के बाकी थे, तो उस कंटेस्ट में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। ओके, सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स। तो देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट आर डन बाय द मैग्नीशियम, यानी किस किस चीजों में ये मदद करता है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नीशियम आपको सॉइल से मिलेगा, आपको नहीं प्लांट्स को। तो मैग्नीशियम इज टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ Mg+2, यानी डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है Mg+2 के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट तो यही नोट डाउन करिएगा कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में लिया जाता है, Mg+2 के फॉर्म में। नाउ दिस मैग्नीशियम इज ऑलवेज इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ, मदद करता है ताकि डीएनए एंड आरएनए का जब सिंथेसिस होता है, तो देखिएगा एक रिएक्शन होता है जहां पे डीएनए से डीएनए बनता है, तो एक ओल्ड डीएनए से नया डीएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के समय में भी कौन मदद करता है? मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम हेल्प करता है या इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जब आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। और वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, कौन मदद करता है? मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन। और दूसरी जो चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो भैया जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जहां डीएनए से बनता है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। इस पार्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से देखिएगा, डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन भी मैग्नीशियम मदद करता है। तो ये जो दूसरी लाइन है दैट मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी मैग्नीशियम मदद करता है रेप्लिकेशन के समय में भी और ट्रांसक्रिप्शन के समय में भी मदद करता है। ओके, सो 2 पॉइंट हो गए कि ये आपको अवेलेबल होगा किस फॉर्म में? मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन, और हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नाउ जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अबाउट द क्लोरोफिल, तो वहां मैंने बताया था कि सेंटर पे होता है क्या? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें नाइट्रोजन था। तो यहाँ पे जनरली पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल होती है। उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो आपको इतना ही जानना है ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर। अगर बात करें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, तो उसमें सेंटर में कौन बैठा रहता है? मैग्नीशियम। सो इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो ये आपके किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? क्लोरोफिल के भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में मदद करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में। तो किस तरह से रेस्पिरेशन में मदद करता है? तो जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पे जनरली होता क्या है, जो फूड होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होता है। और जब ग्लूकोज
गोज अंडर ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है तो 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुवेट बनता है और उसी समय सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर आप देखेंगे तो ये 9-10 रिएक्शंस होती हैं जिसमें हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम क्या करती है, प्रेजेंट होती है और वो कन्वर्जन में मदद करती है। तो मैग्नीशियम कुछ एक एंजाइम जो कि रेस्पिरेशन में उनमें भी प्रेजेंट होता है, उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। सो मैग्नीशियम हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, नोट डाउन हेक्सोकाइनेज, देन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड देन पायरुवेट काइनेज। तो ये तीनों एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज, ये सारी एंजाइम्स जनरली हेल्पफुल होती हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो मैग्नीशियम हेल्प करता है इन एक्टिवेशन ऑफ ऑल दिस एंजाइम्स। नोट दिस पॉइंट। नाउ as you know that magnesium is present in the chlorophyll and the basic aim of the chlorophyll, तो chlorophyll करता क्या है, तो it helps in photosynthesis। तो यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जैसे कि रूबिस्को, कौन सी, रूबिस्को एंजाइम, पेप्केज एंजाइम, ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का जिम्मा किसके पास है, मैग्नीशियम। सो इट एक्टिवेट्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स दैट इज रूबिस्को एंड पेप्केज। नोट डाउन रूबिस्को एंड पेप्केज, ओके। और एक और फंक्शन जो दे रखा है अबाउट मैग्नीशियम, तो बेटा जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहां एक चीज होती है जहां पे जब कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो वो होती है राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोमल की यूनिट्स होती हैं जैसे कि 50S 30S, एक छोटी यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए 30S छोटी यूनिट है, 50S बड़ी यूनिट है। तो इस छोटी यूनिट को सपोज करो ये 30S है, ये 50S है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये जुड़ेंगे नहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं। तो मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में। सो मैग्नीशियम also helps in to maintaining the ribosomal structure. This is the ribosomal structure, this is the 30S, जो कि क्या है बेटा, 30S is the which part 30S is the smaller subunit of ribosome, it is the 50S that is the larger subunit of ribosome। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने में कौन मदद करता है, मैग्नीशियम, और यही राइबोसोम हेल्प करता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस में। सो मैग्नीशियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, प्रोटीन सिंथेसिस में। और एक और सब यूनिट हो सकती है दैट इज 40S एंड 60S, ओके। तो कोई भी दोनों सब यूनिट्स में से कोई भी हो, लेकिन दोनों सब यूनिट्स को, बड़ी वाली और छोटी वाली को जोड़ने का काम करता है कौन, कौन भैया, मैग्नीशियम। कौन करेगा, मैग्नीशियम। अब अगर बात करें कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, यानी अगर मान लीजिए मैग्नीशियम की कमी हो जाए किसी भी प्लांट्स में, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको ट्रिक याद होगी अबाउट क्लोरोसिस की, मोंक्स फिर मांगे मंजन, मोंक्स फिर मांगे मंजन। तो यहां आपका आ रहा है क्या बेटा, Mg, दैट इज मैग्नीशियम। इसका मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी भैया, क्लोरोसिस। क्या होगी, क्लोरोसिस। लीफ कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पीले। यानी कि क्लोरोसिस हो सकती है जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। और जो दूसरा चीज है, हो सकता है
नेक्रोसिस यानी कि पार्टिकुलरली अगर बात करें डेथ ऑफ द टिश्यू, तो कुछ लिव टिश्यू की डेथ भी हो सकती है। जब हमने नेक्रोसिस पढ़ा था तो उसको याद करने के लिए उसके जो एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से, जिनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है नेक्रोसिस, हमने एक ट्रिक याद की थी, कुक का मग, CUK, कुक का मग। तो यहां भी आपको देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस हो सकता है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो सकता है। नोट डाउन करें ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मैग्नीशियम। तो अभी हमने रोल पढ़ा किस चीज का, मैग्नीशियम। अब हम आगे जो रोल पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। किसके बारे में, सल्फर के बारे में। सो द सेकेंड वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सल्फर। ओके, तो देखते हैं जैसे उसको बनाया उसी तरह से इसको भी ले लेते हैं, सल्फर। ओके, एक एक पॉइंट को करके हुए चलेंगे। एज वी नो दैट, सबसे पहले आपको यही याद करना है कि ये सॉइल से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो दोस्तों ये सॉइल से SO4 यानी कि सल्फेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है सॉइल में, और इसी ही फॉर्म में वो एब्जॉर्ब किया जाता है या लिया जाता है बाय द प्लांट्स। तो पहला पॉइंट, सल्फर किस फॉर्म में अवेलेबल है सॉइल में, SO4 यानी कि सल्फेट के फॉर्म में, और ये इसी फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स, बाय द प्लांट्स। ओके, तो पहला पॉइंट दैट इज सल्फर इज कंप्लीटेड। अब अगर बात करें सल्फर पाया जाता है, अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर में क्या पाया जाता है, सल्फर, जिनको हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी सल्फर इज ऑल्सो फाउंड इन सम अमाइनो एसिड। तो सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सल्फर इज प्रेजेंट इन सम अमाइनो एसिड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल दे रखे एनसीईआरटी में जिसको आपको पढ़ना होगा, दैट इज सिस्टीन एंड सेकेंड दैट इज मिथियोनिन। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सल्फर कुछ एक अमाइनो एसिड्स में भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टीन और मिथियोनिन। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे सिस्टीन और मिथियोनिन का, तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर यहां दिखाता हूं, C≡COOH, एक साइड में अमाइनो ग्रुप, ऊपर H, देन CH2SH। तो जब आप स्ट्रक्चर देखोगे सिस्टीन का, C≡OH, NH2H और CH2SH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। सो सिस्टीन कंटेनिंग व्हाट, S फॉर सल्फर। तो हम लोग बोलेंगे कि सल्फर पाया जाता है किसमें बेटा, कुछ एक अमाइनो एसिड्स में। द एग्जांपल इज सिस्टीन। ओके, और जो दूसरा एग्जांपल है दैट इज मिथियोनिन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका, मिथियोनिन का। ध्यान दीजिएगा, C≡OH, NH2H, CH2S, CH3। नोट डाउन करेंगे, ये स्ट्रक्चर है किसका, मिथियोनिन का। C≡OH, NH2H और दो रिपीटिंग यूनिट होंगी, CH2, देन S स्टैंड फॉर सल्फर, और बाद में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, दैट इज द CH3 ग्रुप। सो सल्फर पाया जाता है कुछ एक अमाइनो एसिड्स में जैसे कि सिस्टीन
और मिथ्योनिन, तो सिस्टीन और मिथ्योनिन को ही कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। लेकिन अगर बात करें जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी होंगी, वो दे रखी होगी 20 अमाइनो एसिड जो हमें लर्न करने होंगे। लेकिन कभी कभार जिपमर में, एम्स में एक चीज पूछ लिया जाता है, दैट इज व्हाट इज, जैसे सिस्टीन है ना, काफी मिलता जुलता एक वर्ड होता है इसी से, जिसको हम लोग सिस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टाइन। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि सिस्टीन और सिस्टाइन, कहीं स्पेलिंग का तो मिस्टेक नहीं है? नो, ध्यान रखिएगा, सिस्टीन इज एंड मिथ्योनिन इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। नो डाउट स्ट्रक्चर में भी आपने देखा, लेकिन ध्यान रखिए जब हम दो सिस्टीन को मिलाते हैं, क्या करते हैं? जब दो सिस्टीन मिलती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइन, यानी सिस्टीन प्लस सिस्टीन। जब दो सिस्टीन को हम लोग मिलाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टाइन। क्या बोलते हैं? सिस्टाइन। तो इसमें भी सल्फर है, इट इज ऑल्सो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि सिस्टीन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टीन, सिस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टीन, यानी दो सिस्टीन को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे ये है C डबल बॉन्ड H, NH2 फिर H और CH2 SH, इसी तरह से इस तरह से जोड़ दीजिए, NH2 C H, C डबल बॉन्ड H, CH2 और SH, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा आपका? सिस्टाइन। क्या कहलाएगा? सिस्टाइन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सी है? सिस्टीन और मिथ्योनिन। यही पूछा जाएगा, लेकिन अगर एम्स और जिपमर में कभी कभार पूछ लेते हैं सिस्टाइन, तो सिस्टाइन इज नॉट अ, इसमें भी सल्फर है, लेकिन इसको हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टीन। जब दो सिस्टीन को मिलाया जाएगा तब आपका क्या बनेगा? सिस्टाइन। ओके, सो नोट दिस पॉइंट। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ सल्फर। सो सल्फर पाया जाता है बहुत सारे कोएंजाइम्स में। सो it is present, or we can say that the main part of several कोएंजाइम्स। तो बहुत सारी कोएंजाइम्स होती हैं जिनमें आपका सल्फर पाया जाता है, जैसे कि कोएंजाइम ए हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। सो सल्फर इज अ मेन पार्ट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, पहला पार्ट। नाउ ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स। नोट डाउन करिएगा, सल्फर बहुत सारे विटामिन्स में पाए जाते हैं। एज वी नो दैट द विटामिन्स आर हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू फूड, जो कि हम लोग कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, अपने डाइट में लेते हैं, क्योंकि विटामिन्स हम लोगों के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ओके, सो द सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स आर आल्सो फाउंड। तो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है? द एग्जाम्पल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स आर एज फॉलोज। thiamine is the sulfur containing vitamin. Then biotin is also a sulfur contained vitamin, and coenzyme A is also a sulfur containing vitamin. तो नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि विटामिन्स की बात करें, सो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं? विटामिन्स आर जनरली नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो इसको हम लोग कहाँ से लेंगे? बाहर से लेते हैं। तो जो विटामिन जिनके अंदर में क्या पाया जाएगा? सल्फर,
the example of the vitamin that containing sulfur is thiamine, biotin और coenzyme। अब यहाँ पे ये तीनों चीजें तो याद हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थियामिन इज अ नाइट्रोजन बेस और विटामिन। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, थाइमीन और थियामिन लगभग मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन जो ये थाइमीन होता है ना, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो ये थियामिन जो होता है ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो आप डीएनए और आरएनए में पढ़ेंगे। ओके, और जो थियामिन होता है अमीन, अमीन ध्यान दीजिएगा, YMINE अगर है तो नाइट्रोजन बेस है, लेकिन अमीन, अमीन मीन्स सिंपली रिलेटेड टू अमाइनो एसिड, सो थिया अमीन इज अ विटामिन। तो ये भी बड़ा कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है, थाइमीन और थियामिन। सो थाइमीन इज अ नाइट्रोजन बेस एंड थियामिन इज अ विटामिन, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो द सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर थियामिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम A, note this point. Okay, now this sulfur is also found in case of ferrodoxin. So ferrodoxin is basically a substrate, और जब हम बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS पढ़ेंगे, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इवोल्व होता है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर आते हैं, यानी पकड़ के ले जाने के लिए आते हैं, तो उनमें हम पढ़ेंगे फेरोडॉक्सिन। क्या पढ़ेंगे? फेरोडॉक्सिन इज जनरली एक्टिंग एज ए एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलिबरेटेड या लिबरेटेड इन केस ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो फेरोडॉक्सिन है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब? जब हम फोटोसिंथेसिस या ETS कर रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फेरोडॉक्सिन के अंदर में भी क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द सल्फर, दैट सल्फर किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा? SO4 2- सल्फेट के फॉर्म में। सल्फर कहाँ पाया जाता है? कुछ अमाइनो एसिड्स में जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होती है, सिस्टीन और मिथ्योनिन, और कुछ इंजाइम्स होती हैं उनका मेन पार्ट जो होता है वो भी क्या होता है? कोएंजाइम्स होती हैं जिनका मेन पार्ट सल्फर होता है। सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन सेवरल विटामिन्स, सो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल थियामिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम्स। एंड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन सर्टन व्हाट? Certain amount of sulfur is also found during the ferrodoxin. It is acting as a acceptor of electron during the ETS, acceptor of electron. Note down. Okay, now what are the things that lead to the deficiency? अगर मान लो इसकी क्या हो गई, सल्फर की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? डेफिशिएंसी, कमी हो गई। तो इसकी कमी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सल्फर की डेफिशिएंसी से आपको होगा, मुझे नहीं, प्लांट्स को होगा क्लोरोसिस। क्या होगी? क्लोरोसिस। अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें होगी क्लोरोसिस। अगर आपको याद है द एलिमेंट्स दैट लीड टू द क्लोरोसिस क्या था? मोंक्स, फिर मांगे, मंजन। याद है? मोंक्स, फिर मांगे, मंजन। तो यहां पे एस दिख रहा होगा आपको, एस। एस सिंपली मींस क्या था? सल्फर। तो सल्फर की डेफिशिएंसी से क्या होगा? क्लोरोसिस। पहला बात क्लियर। दूसरी चीज, इसकी डेफिशिएंसी से सेल डिवीजन भी इनहिबिट हो जाएगा। सो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर याद होगा कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाता था, तो याद करिए मोंक्स। क्या याद करते हैं आप? मोंक्स। तो मोंक्स में भी एस है और एस का मतलब क्या है? सल्फर। तो सल्फर की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डिलेज फ्लावरिंग। क्या बोलेंगे? डिलेज फ्लावरिंग।
फ्लावरिंग यानी कि फूल आने में देरी हो रही है। क्या हो रही है? देरी। तो वहां पे भी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, कौन कौन से एलिमेंट्स थे? अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था मंडेज। क्या पढ़ा था? मंडेज। और इसमें भी क्या आता है? एस, और एस पर होता है क्या? सल्फर। तो भैया 3 चीजें हो सकती हैं सल्फर की डिफिशियंसी से, क्लोरोसिस, देन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिलेज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में भी डिले हो सकता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। सो द मेजर फंक्शन जो होगा सल्फर का, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, जिसको आप याद कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपने कभी देखा होगा, ट्रक के पीछे एक लगा रहता है, जहां ट्रक लगा फटा बॉक्स। क्या लगा होता है? लिखा होता है फटा, FATTA, फटा बॉक्स। ओके, तो 2-3 चीजें, जो पहली वाली तो हमको ऑलरेडी याद है कि सल्फर किस फॉर्म में हो जाएगा? SO4 2- यानी सल्फेट के फॉर्म में लिया जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो कहाँ किस अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है? तो जनरली सिस्टीन और मिथ्योनिन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे एफ की बात करें तो भैया अभी हमने पढ़ा सल्फर इज ऑल्सो फाउंड इन द केस ऑफ फेरोडॉक्सिन। याद कर लीजिएगा। तो सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट दैट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ फेरोडॉक्सिन, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है इन द केस ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ए, अगर ए याद हो तो ये कहां पाया जाएगा? कोएंजाइम ए में। अभी तो पढ़ा कि कोएंजाइम ए में भी क्या पाया जाता है? दैट इज द विटामिन। कोएंजाइम ए में भी पाया जाता है क्या? सल्फर। टी से क्या हो जाएगा? थियामीन। थियामीन में भी क्या पाया जाता है? सल्फर। क्या पाया जाएगा? सल्फर। सो फेरोडॉक्सिन, कोएंजाइम ए, थियामीन और भी चीजें थी। ठीक है, दैट इज बी फॉर बायोटीन। क्या बेटा? बायोटीन। तो यहां से हम लोग बेसिक जो फंक्शंस हैं जिनमें प्रेजेंट होता है सल्फर, किसमें प्रेजेंट होगा? फटा बॉक्स से याद कर सकते हैं। फटा है फॉर फेरोडॉक्सिन में भी सब क्या पाया जाएगा? सल्फर। ए, दैट इज कोएंजाइम ए आल्सो कंटेनिंग सल्फर। टी, थियामीन आल्सो कंटेनिंग सल्फर। एंड फटा बॉक्स बी से बायोटीन आल्सो कंटेनिंग सल्फर। तो ये ट्रिक जो है इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन। नाउ जो तीसरा चीज है जिसके फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम। किसके बारे में आप पढ़ेंगे? कैल्शियम के बारे में हम पढ़ेंगे। So we will see the what are the function of calcium performed in case of plants। कौन कौन से ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिसमें कैल्शियम आपका मदद करता है? तो देखते हैं। जैसे बाकी सबको लिखा उसको भी ऐसे ही लिखते हैं। बीच में हमने लिख दिया क्या? कैल्शियम। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से प्लांट्स इसको किस फॉर्म में लेता है? तो सिंपल सी बात है, याद होगा इसको भी किस फॉर्म में लेगा? कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन। सो लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट यही है, कैल्शियम इज टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन। लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ओके, सो अगर बात करें कि द टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट आर फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट्स, तो जो सबसे एक्टिवली डिवाइड करने वाली टिश्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है इसका मतलब क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, यानी उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो जो ये कैल्शियम है इसका एक बेसिक रोल होता है दैट इट रिक्वायर्स बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो यंग टिश्यू होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। और दूसरा जो होती है डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, यानी कि जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, जैसे मान लो अभी जो कुछ सेल्स होती हैं जैसे सिंपल है, बाद में वो सेल्स क्या हो जाती है, परमानेंट में चेंज हो जाती हैं, तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर लेती हैं। कुछ सिंपल स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप याद रख लीजिएगा बस इतना कि कैल्शियम 2 तरह की टिश्यूज में पार्टिकुलरली पाई जाती है। पहला जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है जिनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल करते हैं, और जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है जो कि क्या करते हैं, डिवीजन कर करके परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू जो कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट में, ये सारी टिश्यूज में भी क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम पाया जाता है, जिनमें पार्टिकुलरली डिवीजन टेक्स प्लेस कर रहा है या जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है उनके अंदर में कैल्शियम पाया जाता है। सो इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। द नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर बात करें सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में भी मदद करेगा आपका कैल्शियम। लेकिन कई बार आप लोगों ने सुना होगा मिडिल लैमिला, एक टर्म सुना होगा। तो जो सेल वॉल होती है, जैसे ये एक सेल वॉल हो गई एंड दिस इज द अनदर सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे मान लो एक टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारी सेल्स हैं, तो ये जो सेल जो होती हैं ये कंबाइन होती हैं विच ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिला। क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिला, जो कि सेल वॉल, एक सेल वॉल को, एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल की, दूसरे सेल की सेल वॉल से कनेक्ट करने का, सीमेंट की तरह काम करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। और ये मिडिल लैमिला बेसिकली बना होता है किस चीज से, कैल्शियम पेक्टेट से। किस चीज से बना होगा, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। जैसे ये हो गई आपकी एक सेल वॉल, इधर अनदर सेल वॉल हो गई। तो जो कंस्टिट्यूएंट या फिर एडजेसेंट सेल होती है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन होता है, कैल्शियम पेक्टेट, जो एक्ट करता है एज ए मिडिल लैमिला। तो ये एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है टू सेल। तो एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, दैट इसी के बारे में दे रखी है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज, यानी कि कैल्शियम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कैल्शियम इज यूज्ड इन synthesis of cell wall, particularly as calcium pectate in middle लैमिला। ओके, सो ये लाइन दे रखी है कि जब सेल डिवीजन होगा तो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, और इस सेल वॉल, जैसे सेल वॉल ए है, सेल वॉल बी है, इन दोनों सेल वॉल को आपस में पकड़ के रखने का काम होगा मिडिल लैमिला का। और ये मिडिल लैमिला बेसिकली किस चीज से बना होगा, कैल्शियम पेक्टेट से बना होगा। तो ये लाइन को बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन calcium is used in synthesis of cell wall, particularly as calcium pectate in the case of middle lamella। नोट डाउन करिएगा किस फॉर्म में लिया जाता है, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन कहाँ ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल और एक्टिवली डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में, और ये कैल्शियम यूज हो जाता है एज ए फॉर्मिंग अ मिडिल लैमिला, जो कि किस चीज से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से, जहां पे एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल से क्या करती है, इन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर, अगर बोले
सेल वॉल ए सेल वॉल बी के बीच में, तो कौन है भैया, कैल्शियम पेक्टेट से बनी वॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। अब अगर बात करें जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे दो प्रकार के सेल डिवीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन और एक होता है माइटोटिक टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो जहां पे इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। जब कभी भी माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ना, वहां पे कुछ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स का ओरिएंटेशन ऐसे होता है कि वो क्रोमोसोम्स को एक पोजीशन पे पकड़ के रखते हैं। यानी अगर मैं बोलूं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का सिंथेसिस भी कौन कराता है या क्रोमोसोम की सिंथेसिस भी कौन कराएगा, तो वो कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ, कहाँ, किसके प्रेजेंस में होता है, वो होता है कैल्शियम। अगर आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जब, तो वहां पे कुछ इस तरह के, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, सो इन क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखने के लिए कुछ स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। सो स्पिंडल फाइबर्स का ओरिएंटेशन या उनकी सिंथेसिस और क्रोमोसोम की सिंथेसिस पार्टिकुलरली इन द केस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, तो वहां पे भी कौन इंप्लॉयड होता है, कैल्शियम। तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन। इनके भी फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, कैल्शियम। तो इसके लिए जो लाइन दे रखी है वो है कैल्शियम इज ऑल्सो नीडेड, कह सकते हैं, इज ऑल्सो नीडेड during the formation of which spindle fiber, I am telling mitotic spindle fiber and chromosomal सिंथेसिस। तो याद रखिएगा कि सेल डिवीजन की बात करें तो वहां पे भी कैल्शियम इंप्लॉयड होता है और कैल्शियम की मदद ली जाती है जब माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनाना होगा या क्रोमोसोमल सिंथेसिस होती है, वहां पे भी किसकी मदद ली जाती है, कैल्शियम। सो कैल्शियम इज नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम की सिंथेसिस होती है, उसमें भी मदद करता है आपका कैल्शियम। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, it is accumulated हमने एक टर्म पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है मिनरल एंड न्यूट्रिशन, तो एक टर्म हमने किया था दैट इज नोन एज मोबिलाइज्ड एलिमेंट और इमोबिलाइज्ड एलिमेंट। तो हमने पढ़ा था पंकज शर्मा मैनेजर, पी फॉर पोटेशियम वही, एन फॉर नाइट्रोजन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। पंकज शर्मा मैनेजर वो सारे मोबिलाइज्ड थे, यानी कि इट में बी ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड लीफ टू द यंग लीफ। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इनको हमने बोला था स्ट्रक्चरल एलिमेंट, वो इमोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं, यानी वो मोबाइल होके एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए ये लीफ है और ये लीफ हो गया ओल्ड, तो यहाँ पे कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन मौजूद हो जाता है इनटू द लीफ में, और ये जो कैल्शियम होता है ये इमोबिलाइज्ड होता है, यानी ये जो लीफ मरेगा या टूट के निकलेगा तो उसके साथ ही कैल्शियम भी चला जाएगा और बाहर डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन
ये इमोबिलाइज्ड है, अगर ये मोबिलाइज होता तो न्यू पार्ट्स को मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो कैल्शियम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इसीलिए एक लाइन दे रखी है कि कैल्शियम एक्यूमुलेटेड इन ओल्डर लीफ। कहाँ एक्यूमुलेट होता है? ओल्डर लीव्स में। क्यों? क्योंकि ये इमोबिलाइज्ड एलिमेंट है और ये स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये नॉट ट्रांसफर्ड, इमोबिलाइज्ड नहीं होता है, तो जैसे ही पौधा टूटेगा ये भी उसके साथ में डिकम्पोज हो जाएगा। नोट डाउन। सो ये एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे? इन द ओल्डर लीव्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कैल्शियम, दैट इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग, यानी यहाँ पे ये जो कैल्शियम होता है ये एक्टिवेट करता है सर्टन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स होती हैं जिनको एक्टिवेट करने में भी किसका रोल होता है? आपके कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है किस चीज को एक्टिवेट करने में। कुछ एक एंजाइम्स होती हैं जो एक्टिवेट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ओके, सो ये भी एक फंक्शन है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो दे रखा है, वो फंक्शन दे रखा है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज बेसिकली क्या होती है? उसका जो मेन फंक्शन होता है वो अपने वॉल को क्या करना? परमिएबल बनाना, ताकि चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सके। तो सेल की परमिएबिलिटी को भी मेंटेन करने में कौन मदद करता है? कैल्शियम। नोट डाउन, इट इज इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कि सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाने का काम या उसकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करने का काम किसका होता है? कैल्शियम का होता है। नोट डाउन, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जो लास्ट लाइन दे रखी है अबाउट द कैल्शियम, कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी कैल्शियम का रोल होता है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी जो हमारी बॉडीज में बहुत सारी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको जोड़ के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। सो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी कैल्शियम योगदान करता है। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। 1 by 1 इसको आप याद करेंगे किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा? Ca+2। दूसरा हमने पढ़ा कि रिक्वायर्ड होगा बेसिकली फॉर द मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के द्वारा। तीसरा हमने पढ़ा कि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है, जो कि हम